आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उधर से बाजी जीत कर भी चक्रव्यूह में फंसे शिंदे, भाजपा के नए ऑफर को एक्सेप्ट करना आसान नहीं। कांग्रेस ईवीटी शिवसेना के नेता बैलेट पेपर की मांग पर अड़े, भाजपा बोली बस बवंडर खड़ा करना जानती है विपक्ष। मणिपुर में तनाव, आर्मी कैंप में काम करने वाला युवक लापता, मैतेई समुदाय ने किया चक्का जाम। संभल हिंसा पर संजय सिंह का बड़ा बयान, यहां हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, ये मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है। विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, बोले नीतीश चुप्पी तोड़े, वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो। पीटीआई ने प्रदर्शन लिया वापस, इस्लामाबाद से लौट रहे इमरान समर्थक। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे से चुनावी बाजी जीतने में भले ही एकनाथ शिंदे कामयाब रहे हों, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार विराजमान होना आसान नहीं है। भाजपा को मिली शानदार जीत से राजनीतिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता की कमान शिंदे के हाथों में सौंपने वाली भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में है और अजित पवार के द्वारा देवेंद्र फडणवीस के नाम पर रजामंदी जताए जाने से एकनाथ शिंदे कश्मकश में फंस गए हैं। ये तीनों पार्टी का गठबंधन का सरकार है, सभी को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। तो अब भी देरी तो नहीं हुई, 4 दिन ही हुए रिजल्ट लगकर, ऐसे कोई देरी तो है नहीं। लेकिन सर रामदास अठावले भी जैसे कह रहे हैं कि अठावले जी का वो अपना इंडिविजुअल को और उनको यूनियन कैबिनेट में आ जाना चाहिए शिंदे जी को। वो अठावले जी का जो भी ओपिनियन है उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है, उनका कोई पार्टी का ये उसमें स्टैंड नहीं है। अठावले जो भी कह रहे हैं उतना व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है। सर आप खुद महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, जो परिस्थितियां अभी फिलहाल बन रही हैं, क्योंकि तीनों पार्टियों ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नंबर जो लेकर आए हैं वो आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? आप सरकार तो स्टेबल बनेगी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सरकार स्टेबल बनेगी और अच्छी सरकार मजबूत रहेगी, 5 साल अच्छा काम करेगी। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से अमेरिकी रिश्वतखोरी मामले में बड़ा बयान सामने आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने आज शेयर बाजार की फाइलिंग्स में कहा है कि उन पर लगाए गए रिश्वत के आरोपों की खबरें गलत और निराधार हैं। ग्रुप की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएसए डीओजे प्रोसिक्यूशन या यूएसए एसआईसी की शिकायत में अमेरिकी फेडरल करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी भी अडानी के पक्ष में आ गए हैं और उन्होंने इस बारे में रोशनी डाली है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन ने अपने एक्सचेंज में जानकारी देते हुए कहा है कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर कोई रिश्वत का आरोप नहीं है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग के प्रोसिक्यूशन में सिर्फ यूरे और सीडीपीक्यू ऑफिशियल्स पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी और उसके अधिकारियों पर जो रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो खबरें पूरी तरह से गलत हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर भाजपा में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका है तो उन्हें कौन रोक रहा है जो ये खींचतान चल रही है। सच्चाई यह है कि कोई भी फैसला ये लोग बगैर खींचतान के नहीं लेते हैं। अब तक महाराष्ट्र के लोगों को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं हैं। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कहा कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को बड़ा जनादेश दिया है। नए मुख्यमंत्री के सामने राज्य के विकास के लिए कई चुनौतियां हैं। हेमंत सोरेन पीएम मोदी जी से मिलने गए। पीएम हमेशा कहते हैं कि भाजपा कभी ये नहीं देखती कि किसी राज्य में कौन सी सरकार है, आप विकास के एजेंडे पर काम करें, वो हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी को बड़ा मैंडेट दिया है झारखंड की जनता ने और कहते ही है ना, विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो बड़ी शक्तियां मिली हैं मुख्यमंत्री जी को, तो उसके साथ उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी उतनी ही बढ़ गई हैं। और कल लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर आई, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और ये उनका भी अच्छा जेस्चर था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी चंद घंटे की मोहलत में ही उन्हें समय दिया, जबकि उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है। तो ये उनका भी बड़ा दिल था। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप विकास के एजेंडा पे काम करें, ये केंद्र नहीं देखता कि किस पार्टी की सरकार कहाँ किस राज्य में है, वो पूरा विकास में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने पुराने सरकार की गलतियों से सबक लेकर एक विकास की लंबी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। और जब भी वो विकास की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी दिखेगी। देखिए, देश प्रगति कर रहा है और प्रगति के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सही माना है। उसके बाद भी अगर मुख्य प्रतिपक्ष का जो दल है वो इस तरह का सवाल उठाए तो इसे कन्वीनियंस की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इनके लिए ईवीएम तब ठीक रहता है जब हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है, या अभी देखें हाल में झारखंड में इनकी सरकार बन गई। तो खड़गे साहब, अगर आपको ईवीएम पर इतना ही प्रश्न है तो सबसे पहले झारखंड में सारे अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि ये इसी ईवीएम के सहारे जीते हैं। अपनी सरकार को बोलिए शपथ नहीं लेने, झारखंड में जो शपथ लेने जा रही है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति के 230 उम्मीदवारों को जीत मिली है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम वीवीपैट की जांच कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी से हारने वाले कई प्रत्याशियों ने उद्धव ठाकरे से बात की है। नेताओं ने कहा कि चुनावी क्षेत्रों में ईवीएम में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर ईवीएम को लेकर कोई संदेह है तो देश हित में उस संदेह को दूर करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। देखो, मेरा अपना मानना है, इसमें पर्सनल व्यू ये है कि जब किसी चीज पे अगर शंका हो रही है तो चुनाव आयोग को शंका को खत्म करना बहुत जरूरी है देश हित में। ये उसकी ड्यूटी है कि उसको खत्म करे। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या? ईवीएम रहने दो, ईवीएम से ही वोटिंग होने दो। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया वीवीपैट की मशीन पे खर्च हुआ है, वीवीपैट की पर्ची जो है वो जैसे निकले मतदाता के हाथ में दो, एक डब्बे में डालता जाए। जहां जहां लोग शिकायत करते हैं कि हमारी काउंटिंग सही नहीं, वहां वीवीपैट की काउंटिंग करा दो। 10 12-14 घंटे और लगेंगे, क्या फर्क पड़ता? जब आपने व्यवस्था कर रखी है, पर्ची निकल रही है, उसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, तो आप वीवीपैट की काउंटिंग करा दो, ईवीएम रहने दो। कौन कह रहा है ईवीएम हटाओ? वीवीपैट की काउंटिंग क्यों नहीं हो रही? ईवीएम हटाने की मांग तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ, ईवीएम हटाने की हम करें, चलो अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात आप मत मानो, कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं माननी, आप ईवीएम नहीं हटाओ, ईवीएम रखो, लेकिन जो है वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग तो कराओ। वो तो होती नहीं है, किस लिए पर्ची पर हजारों करोड़ खर्च हो रहा? तो वो तो वही बैलेटिंग पेपर हो गया ना। जैसे आप गिरा, आपने देखा मेरा सही, आपने उसमें डाल दिया। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संसद को बार बार स्थगित करना राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार पर चर्चा राष्ट्र हित में है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा से क्या आपत्ति है? क्या सरकार अडानी शब्द से डरती है? संभल घटना और मणिपुर में हिंसा पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि सदन में चर्चा हो और जवाबदेही तय हो। पर मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है, इसलिए बार बार राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई, एससीसीआई और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को, खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा हो। और जो लोगों ने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया वो जेल की सलाखों के पीछे हो, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा। इस पर चर्चा से सरकार को क्या गुरेज है? अडानी शब्द से सरकार डरती क्यों है? संसद का समय नष्ट करना, संसद को बार बार मुलतवी करना, ये राष्ट्रहित के विरोध में है। लोगों का पैसा जाया सरकार कर रही है। संबल पर चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए जिस प्रकार से हिंसा हो रही है। और खास तौर से ये सरकार आई थी सत्ता में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा करके, पर अब तो खाओ, खिलाओ, लुटाओ और देश से भगाओ,
अब तो खुलेआम नंगा नाच रिश्वत का हो रहा है, भ्रष्टाचार का। ऐसे में ये आवश्यक है कि संसद में जवाबदेही भी तय हो और चर्चा। मणिपुर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा के कारण सरकार ने अनिश्चित काल के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। इसी बीच एक घटना ने फिर से सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। यहां आर्मी कैंप में काम करने वाला व्यक्ति लापता हो गया है, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां टीम ड्रोन ट्रैकर और डॉग स्क्वाड की मदद से युवक की तलाश जारी है। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि असम के कछार जिले के मूल निवासी लैशराम सिंह, जो इम्फाल पश्चिम के कुकरुल में रहा करते थे, वो कांगपोकपी में लीमाकोंग सैन्य स्टेशन पर काम करने के लिए रिपोर्ट करने सोमवार दोपहर को अपने घर से निकले थे। अधिकारियों ने बताया कि वो तब से लापता हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिंह 25 नवंबर की शाम को घर नहीं लौटे हैं। परिवार वालों की जानकारी के बाद सेना तुरंत हरकत में आई। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फीड को स्कैन किया जा रहा है, उनके सहयोगियों से बात की जा रही है और ट्रैकर डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश की जा रही है। तलाश के बाद भी अभी तक ना तो युवक की गाड़ी और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली है। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो सर्च ऑपरेशन को आर्मी कैंप के आसपास के गांवों तक फैला दिया गया है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। ये दंगा यूपी सरकार की ओर से प्रायोजित दंगा और हिंसा है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए, और अमित शाह का लड़का या बीजेपी के नेताओं का लड़का हो, वो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करेगा। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पर झगड़ा करें, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। इसको लेकर चर्चा चाहते हैं, इसलिए शून्यकाल का नोटिस दिया है। साथ ही संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सदन में चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से गैंगवार हो रहा है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, व्यापारियों को गोली मारकर उनसे वसूली की जा रही है, लड़कियों को गैंगरेप करके सड़कों पर घसीटा जा रहा है और मारा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया गया है, जो कि देश की राजधानी है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी रहते हैं, विदेश के राजदूत रहते हैं, ऐसे दिल्ली को आपने अपराध की राजधानी बना दिया है। आप सांसद ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि देश के सदन में नियम 267 के तहत चर्चा हो। राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं दी गई, आपने बीजेपी के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था दे रखी है। दिल्ली में न महिलाएं सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है, न ही नौजवान सुरक्षित है, न ही व्यापारी सुरक्षित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो। वहीं गौतम अडानी के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि 2200 करोड़ रुपए के रिश्वत देने का आरोप है, हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने का आरोप है। अगर ये आपको गंभीर आरोप नहीं लगता है तो इसे मैं बेशर्मी ही कह सकता हूँ। यूपी के संभल में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही संभल का दौरा करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी नेता इमरान मसूद ने दी है। हालांकि संभल की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। वहां स्कूल और कॉलेज दोबारा से खोल दिए गए हैं, वहीं इंटरनेट सुविधा अभी बहाल नहीं की गई है। इस बीच संभल जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगेगी। जानकारी उनको पहले से है, तो उन्होंने पूरा लिया कि किस तरह से क्या क्या है, तो सारा ब्रीफ कर गया हूँ और हमारे जाने का प्रोग्राम है। हम जाएंगे। क्या प्रियंका जी भी उस प्रोग्राम जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे भाई। लोगों के दुख में, दर्द में, तकलीफ में गांधी फैमिली के मुकाबले कोई मरहम लगाने वाला नहीं है देश में। हमारे जख्मों के ऊपर इनसे बेहतर मरहम कोई नहीं लगा सकता है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी प्रशासन की तरफ से यहां के उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग का काम किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में संभल हिंसा के जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। संभल की घटना चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद हुई। ये घटना सरकार की नीति और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हम चाहते हैं कि संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो। और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। क्या मांग कर रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था कि फांसी दो या ऐसा कुछ नारा आ रहा था? मैं नहीं समझती उस तरह का कुछ बोला गया, लेकिन हाँ हम चाहते हैं चर्चा हो, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। सरकार समाजवादी पार्टी डिंपल जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही
जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत एफआईआर लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है उन पे एकदम एक्सट्रीम हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए। मैंने इनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, और क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव के जो भी नतीजे रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की पूरी प्रणाली रही है, और जिस तरह से पूरे शासन और प्रशासन ने मिलके जिस तरह से एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का भी पूरा प्रयास हुआ नहीं है, पूरा हुआ है, मतलब बूथ कैप्चरिंग तक हो गई है प्रशासन द्वारा। और कहीं ना कहीं जब लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई से पहले विधानसभा परिसर में बैनर पोस्टर लेकर महागठबंधन के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि विधेयक केंद्र सरकार वापस ले। इसी सिलसिले में बात करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहे। बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वेल में जाकर महागठबंधन के विधायक संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। विधायकों ने विधेयक वापस लो का नारा लगाते हुए बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। टेबल जोर जोर से थपथपाने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बंद नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, हर जगह मर्डर, बलात्कार, लूट, चोरी, पूरा बिहार में हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि नहीं हो रहा है। लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब जगह हो रहा है। पुल पुलिया विकास के तक कोई काम है नहीं। कितना मैंने पुल पुलिया गिर गया, कोई ठिकाना नहीं है। तुरंत बनता है, उद्घाटन भी नहीं होता है, पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचार सरकार कर रही है, रोकना चाहिए। हम लोगों का काम है विपक्ष से रोज लगाना, रोज अपराध हो रहा है, उसको बंद करे। चोरी डकैती हो रहा है। पीछे वाला मत करिए भाई। चलिए ठीक है मैडम, शराब है, शराब 15-16 जाता है एक जिला में। इसको तो लोग बॉर्डर पर रोकना उसका काम है। कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, सरकार को बताना चाहिए।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने निर्दोष नागरिकों का खून बहाने की योजना बनाई है, जिसे देखते हुए पीटीआई ने विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला लिया है। पीटीआई की मीडिया सेल ने आज एक बयान जारी किया। बयान में पीटीआई ने कहा है कि सरकार की क्रूरता और संघीय राजधानी को निहत्थे नागरिकों के लिए बूचड़खाने में बदलने की योजना को ध्यान में रखकर हम अपना शांतिपूर्ण विरोध अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई की घोषणा करेगी। पार्टी की राजनीतिक और कोर समितियां विरोध के दौरान नागरिकों के प्रति सरकार की क्रूरता के विवरण का विश्लेषण कर इसका निष्कर्ष इमरान खान को देंगे। पीटीआई ने जारी बयान में कहा है कि हम पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की क्रूर हत्याओं का स्वतः संज्ञान ले और हत्या के आरोप में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे। पीटीआई ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान दर्जनों निर्दोष कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर डील के लिए इजराइल तैयार हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम समझौते का ऐलान कर दिया है, जबकि उनकी खुद की वॉर कैबिनेट के मंत्री समेत नॉर्थ इजराइल के ज्यादातर नागरिक इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थे। वहीं दूसरी ओर इजराइल की जनता लगातार गाजा में युद्ध विराम समझौते की मांग कर रही है, जिससे हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए उनके अपनों की रिहाई मुमकिन हो सके। लेकिन नेतन्याहू ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत के बावजूद सीजफायर समझौते से इनकार कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर डील में एक अहम वजह ईरान है। जैसा कि नेतन्याहू ने अपने बयान में भी बताया कि युद्ध विराम के फैसले की एक बड़ी वजह ईरान का खतरा है। दरअसल ईरान जो कभी इजराइल के साथ सीधी जंग से कतराता था और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए ही इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा करता था, वो अब सीधे तौर पर जंग के लिए आमादा है। इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दोनों देश एक दूसरे पर कई बार अटैक कर चुके हैं, लेकिन ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है और उसने साफ धमकी भी दी है कि ये हमला पहले के हमलों से ज्यादा अधिक खतरनाक होगा। ऐसी आशंका है कि ईरान इस बार इजराइल पर हमला करता है तो दोनों देशों के बीच फुल फ्लेज वार शुरू हो सकती है। लिहाजा इजराइल को अपने सैनिकों को आराम देने और तैयारी के लिए समय देने की जरूरत है। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पिछले साल 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्से में हमला किया था, जिससे उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। इजराइल ने नॉर्थ इजराइल से विस्थापित हुए लोगों को दोबारा बसाने के लिए युद्ध लक्ष्य के साथ लेबनान में आक्रमण किया, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में करीब 1 साल से ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ ने इसी साल 30 सितंबर से लेबनान में भी जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। सीरिया और ईरान पर एयर स्ट्राइक की जा चुकी है और ईरान के साथ संघर्ष का खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में सैनिकों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा एक फ्रंट पर युद्ध रोककर नेतन्याहू अपने सैनिकों को ब्रेक टाइम देना चाहते हैं, जिससे वो दोबारा जंग के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार हो सके। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।